जय हिंद डियर स्टूडेंट। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई भी आपकी अच्छी ढंग से चल रही होगी। तो आज इस वीडियो में जो है हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 12th बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इसमें हम 5 महत्वपूर्ण टिप्पणियां देखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको इनको अच्छी ढंग से तैयार कर लेनी है। बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ये हर साल किसी न किसी सेट में जो है क्वेश्चन जरूर ये पूछी जाती हैं 5 महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ। तो बहुत ही चलिए देखते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको आप अच्छी ढंग से तैयार कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले महत्वपूर्ण टिप्पणी है बहुभुणता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो बहुभुणता क्या होता है? तो प्रायः एक बीज में एक ही भ्रूण का विकास होता है, परंतु होता क्या है, लेकिन कभी कभी एक ही बीज में एक से अधिक भ्रूण विकसित हो जाते हैं। तो इस घटना को बहुभुणता कहते हैं। बहुभुणता की खोज जो है सबसे पहले सर्वप्रथम किसने की थी? ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने की थी। तो ये बहुभुणता की संक्षिप्त टिप्पणी हो गई। तो ये आपको अच्छी ढंग से समझ में आ गई। चलिए देखते हैं दूसरी टिप्पणी। तो दूसरी टिप्पणी है दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन। इसको द्विनिषेचन भी कहते हैं, दोहरा निषेचन भी कहते हैं। तो इसको द्विनिषेचन भी कहते हैं और दोहरा निषेचन भी कहते हैं। आपको किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है, दोहरा निषेचन भी पूछ सकता है या द्विनिषेचन भी पूछ सकता है। तो इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो चलिए देखते हैं दोहरा निषेचन पर संक्षिप्त टिप्पणी। तो पराग नलिका में दोनों नर केंद्रक नर युग्मक की भांति कार्य करते हैं तथा भ्रूण कोश में पहुंचने के बाद इनमें से एक नर युग्मक अंडकोशिका से निषेचित हो जाता है तथा दूसरा नर युग्मक द्वितीय केंद्रक से निषेचित हो जाता है। अर्थात यहाँ एक ही भ्रूण कोश में 2 बार निषेचन होता है, 2 बार निषेचन होता है। इस प्रक्रिया को ही हम दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन कहते हैं। द्विनिषेचन की प्रक्रिया आवृत्ति बीजी पौधों में होती है। तो ये हो गई दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन की संक्षिप्त टिप्पणी। तो ये समझ में आ गई। अब चलिए देखते हैं तीसरी महत्वपूर्ण टिप्पणी। नेक्स्ट तीसरी महत्वपूर्ण टिप्पणी है उलवेधन या इम्यूनोसेंटेसिस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो यह क्या है? तो यह एक ऐसी तकनीकी है जिसका उपयोग करके गर्भावस्था में भ्रूण गुणसूत्रीय असामान्यता तथा अन्य व्यवस्था की जानकारी के लिए किया जाता है। इसमें गर्भ से इम्यूनोटिक द्रव को इंजेक्शन के माध्यम से निकाला जाता है तथा इस द्रव का नमूना लेकर इसमें गुणसूत्र असामान्यता या निरीक्षण किया जा सकता है। असामान्यताओं का निरीक्षण किया जाता है, लेकिन इसके द्वारा लिंग की भी जांच होती है। यही कारण है कि आजकल इस तकनीकी का दुरुपयोग जो है कन्या भ्रूण हत्या के लिए होने लगा। इस तकनीकी का जो है दुरुपयोग करने लगे लोग। कि इसमें होता क्या था, इसमें लिंग की जांच हो जाती थी कि इसमें लड़का होगा कि लड़की होगी, तो मेल फीमेल की जांच हो जाती थी। तो बहुत से सारे जो है पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि उनको लड़की नहीं चाहिए, उसको गर्भ में ही उसको जो है मार देते थे। तो इस प्रकार से जो है इसे जो है गैर कानूनी साबित कर दिया गया। इस तकनीकी को गैर कानूनी साबित कर दिया और इसको बंद कर दिया गया। लेकिन पैसा हो सब कुछ होता है। यहाँ पर भारत में कहीं भी कुछ असंभव नहीं, पैसा होना चाहिए बस। तो ये उलवेधन या इम्यूनोसेंटेसिस पर संक्षिप्त टिप्पणी हो गई। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है परजीवता पर संक्षिप्त टिप्पणी। तो परजीवता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो ऐसे जीव जो दूसरे जीवों के शरीर पर रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें परजीवी कहते हैं। परजीवता 2 जीवों के बीच होने वाली ऐसी पारस्परिक क्रिया है जिसमें एक जीव को लाभ होता है जबकि दूसरे जीव को हानि होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जूं खटमल जूं को जो है जूं आपके सिर खोपड़ी में जब हो जाते हैं तो जूं को फायदा है, आपको तो फायदा है नहीं। आपका खून पिएगा आपको फायदा होगा। और वैसे खटमल है, खटमल भी जब खटिया में पड़ जाते हैं तो वो भी जो है आपका ही खून चूसेंगे, उससे आपको तो कोई फायदा होगा ना। इसी प्रकार से परजीवी जीव की जो है संक्षिप्त टिप्पणी होती है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गई। तो अब चलिए देखते हैं आखिरी 5वीं महत्वपूर्ण टिप्पणी। तो आखिरी है सबसे महत्वपूर्ण टिप्पणी जैविक खाद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। विभिन्न प्रकार के जीव अपनी जैविक क्रियाओं द्वारा मिट्टी में पोषक पदार्थों की मात्रा में वृद्धि करते हैं। इन्हें ही जैव उर्वरक कहते हैं। ऐसे जीव सूक्ष्म जीव होते हैं जो मृदा की उत्पन्न शक्ति को बढ़ाते हैं। ये फसलों को अकार्बनिक पोषक पदार्थ उपलब्ध कराते हैं, जैसे राइजोबियम, नॉनस्टॉक, एनाविना आदि। ये रासायनिक उर्वरक की तुलना में अत्यधिक उपयोगी होते हैं क्योंकि ये रासायनिक उर्वरक सस्ते होते हैं तथा मृदा की उर्वरक शक्ति को नष्ट नहीं होने देते हैं। जबकि रासायनिक उर्वरक के उपयोग से दिन प्रतिदिन मृदा बंजर हो रही है, बंजर यानी कि जो है बेकार हो रही है भूमि, साथ ही पर्यावरण पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है, जिससे जो है पर्यावरण पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। रासायनिक खादों का उपयोग कम करिए, इससे जो है
मृदा जो है बंजर होती है और इससे पैदावार एक बार बढ़ जाएगी और फिर जब दोबारा फसल उसमें लगाएंगे तो फसल उसकी जो डाउन हो जाएगी। तो देसी खाद का उपयोग करिए, गोबर का उपयोग करिए, गोबर जो है खाद होती है, गोबर की खाद, उसका उपयोग करिए। ये जो है आपके मृदा को जो है पोषक बनाती है। उसमें पोषक होंगे, पोषक तत्व जब होंगे तब मृदा आपकी जो है उपजाऊ ज़्यादा होगी, आपको उसमें उत्पादन ज़्यादा मिलेगा। तो आई होप आप लोगों को जैविक खाद पर संक्षिप्त टिप्पणी आसानी से समझ में आ गई होगी। तो आई होप आप लोगों को ये जो हमने 5 टिप्पणियाँ बताई हैं आपको अच्छी ढंग से समझ में आ गई होंगी। तो अब इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।